हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। यहाँ पे चलिए ये 9 चैप्टर की बात करते हैं अपन पे। एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर है? यहाँ पे 9 चैप्टर है। 8 चैप्टर तक 4 क्लास की कंप्लीट करवा दिया है। ये सीटेट स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बदलते परिवार। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना है, ठीक है। बदलते परिवार यानी जो संयुक्त परिवार हैं वो एकल परिवार में कैसे टूट रहे हैं। कहीं लड़ाई झगड़े के कारण टूट रहे हैं, कहीं किसी का तबादला हो रहा है, तबादला यानी कि ट्रांसफ़र, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस वजह से एकल परिवार बन रहे हैं। इन सब के बारे में बच्चों को बताना है। तो एकल परिवार अच्छा होता है या संयुक्त परिवार अच्छा होता है, किस परिवार में रहना चाहिए, कौन सा परिवार ज़्यादा अच्छा है, तो इसके बारे में चर्चा करनी है। ये लिखा हुआ है बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलाव का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें, ठीक है। राइट, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये उनको बताना है कि एकल परिवार या जो संयुक्त परिवार है उनमें से कौन सा ज़्यादा सही है। तो संयुक्त परिवार को मान्यता देनी चाहिए, यानी कि संयुक्त परिवार में रहना चाहिए बच्चों को, है ना। कभी एकल परिवार के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये संयुक्त परिवार को ही आदर्श परिवार कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आया है कि भारतीय में या भारत में आदर्श परिवार क्या है, तो आदर्श परिवार संयुक्त परिवार है। अब यहाँ पे जो एक बाल विवाह अधिनियम था, बाल विवाह निषेध अधिनियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये कब आया था? 2006 में, ठीक है। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 नवंबर 2007 में। तो इसमें क्या बताया गया था? इस अधिनियम में ये बताया गया था कि जो बाल विवाह कानून जो है यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष, यानी लड़की के लिए 18 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ये कौन सा अधिनियम बताता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ था, ठीक है। आया कब था? 2006 में आया था। और एक और बात यहाँ से पता चलती है कि जब 18 साल से या 21 साल से कम यानी पहले शादी हो जाती है तो उन पे शारदा एक्ट लगता है। क्या लगता है? शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि शारदा एक्ट जो है उसका संबंध किससे है, तो उसका बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंध है, या बाल विवाह से संबंधित है। इस चैप्टर में इतना ही पॉइंट नोट करने लायक था कि आदर्श परिवार एक संयुक्त परिवार है, और जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वह 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ था और 2006 में आया था। और इस अधिनियम के तहत लड़कियों की कम से कम शादी की आयु 18 वर्ष है और लड़कों की 21 वर्ष है। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे ये इस चैप्टर में बात करते हैं। 10 चैप्टर है, इसमें चैप्टर का नाम है हु तू तू। ये कबड्डी के अन्य नाम है, जो कबड्डी अपने यहाँ खेलते हैं तो उसको हु तू तू बोलते हैं, ठीक है। ये हु तू उसी का नाम है। तो चलिए आइए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। ये कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी के नाम है, ये जो अन्य नाम है कबड्डी के, कहीं चेंडू गुड्डू बोला जाता है, हुतुतु बोला जाता है, हाडूडू बोला जाता है, छू किटकिट कबड्डी, या कुछ और भी अन्य नाम है। अपने यहाँ नेशनल इंटरनेशनल कबड्डी बोला जाता है, और ये अन्य नाम है जो इस खेल के नाम से, कबड्डी के नाम से ये जाने जाते हैं। तो चेंडू गुड्डू, हुतुतु और हाडूडू, छू किटकिट, ये कबड्डी के नाम हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये पेडागोजी के लिए दिया हुआ है कि इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हमें उन्हें सुलझाते भी हैं। यानी कि मतभेद आपस में नहीं करके रहना, झगड़ा नहीं करके रहना है, झगड़ा होता भी है तो उसको सुलझा के रहना है, ठीक है। यहाँ पे लिंग भेद पर बात करना है कि कोई भी लिंग भेद, जेंडर भेद नहीं रखना है, जाति भेद नहीं रखना है, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है तो इस पर चर्चा करनी है, ठीक है। राइट, आगे चलते हैं। ये अपनी सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो, कितनी बार ये ऐसे ही दिया हुआ है तो ये आपको देखना है। और यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, बॉक्स में दिया गया है, क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही रखें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे ये नोट करना है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी,
तो कर्णम मल्लेश्वरी, आप बिल्कुल कॉपी में नोट करिए, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। ये कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। अभी ये पिछली बार जब सीटेट दिया था हम लोगों ने, तो ये आया हुआ था कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो ये एक वेट लिफ्टर हैं। कहाँ से हैं ये? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 ग्राम, कितना, 130 ग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती थीं। तो यहाँ पे मेन क्या है जो इम्पोर्टेंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, 12 साल की थी और 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती थी और भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल जीते थे। ठीक है, आगे यहाँ पे उनकी बहनों के बारे में दिया हुआ है। तो ये एक है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों की मदद करना है। यहाँ पे ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चलिए बस यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। इस चैप्टर में मेन इम्पोर्टेंट है कि कबड्डी को और क्या क्या बोलते हैं, हुतुतु बोलते हैं और किटकिट छू किटकिट भी बोलते हैं, कबड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है फुलवारी। फुलवारी यानी फूलों का बगीचा, जहाँ फूल ही फूल होते हैं। फुलवारी यानी फूल ही फूल होने से आप समझ गए होंगे, अंदाजा लगा लिए होंगे कहाँ की बात हो रही है। उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में फूल ही फूल हैं, तो उसे उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं। किसे? उत्तराखंड को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई प्रकार के रंग बिरंगे सफ़ेद, लाल, पीले, लंबे, हर प्रकार के फूल वहाँ पे होते हैं। बड़ा फूल का बगीचा है। ये देखिए, यहाँ किनारे में फूल ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। अब यहाँ पे ये मधुबनी डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कि यह डिज़ाइन, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये मधुबनी की डिज़ाइन है या पेंटिंग है। इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला था। मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार, ये बिहार से कनेक्ट है। तो बिहार में एक मधुबनी नाम का एक जिला था। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते थे। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते थे और ये सभी जो चित्र थे वो कैसे थे? ये चित्र नीले, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता था। इन्हें बनाने के लिए, ये रंग खास तरह के होते थे। इन्हें बनाने के लिए नील और हल्दी और फूल, पेड़ों का रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता था। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीवों के साथ ये बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से जुड़ी हुई है? बिहार से। मधुबनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का एक जिला था, इसलिए वहाँ पे मधुबनी नाम पड़ा। ठीक है, यह कब बनाई जाती है? त्योहारों के टाइम पे। किससे बनाई जाती है? तो यह चावल के घोल के रंग में मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें जानवरों के, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि के चित्र बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करना है। तो जैसे अब हमने पिछले पढ़ा था कि बच्चों से कहिए कि राजस्थान ढूंढें, बिहार ढूंढें, उसी प्रकार उत्तराखंड बच्चों को ढूंढने के लिए कहना है। ये फूल हैं यहाँ पे कई तरह के, तो इसलिए वहाँ पे, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पेड़ पर लगते हैं। तो पेड़ पर कौन से फूल लगते हैं? पेड़ पर गुलमोहर का फूल लगता है और कदम का लगता है। झाड़ियों पर क्या? गुलाब, बेला, झाड़ियों पर लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेल पर लगते हैं, तो बेल पर चंपा। और पानी के पौधों पर तो कमल और कुमुदनी, पानी में उगते हैं ये पौधे। सिर्फ रात में खिलते हैं, तो रात रानी रात में खिलती है। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कमल और सूरजमुखी दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है। जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, तो ये गुलाब है। गुलाब को हम खुशबू से
पहचान सकते हैं। जो किसी खास महीने में ही लगते हो तो गेंदा और डाली, ठीक है। जो साल भर खिलता हो तो गुड़हल साल भर खिलता है। अब यहाँ पे आगे ये है फूल तोड़ना। यहाँ पे उत्तराखंड में फूल तोड़ना मना है, बगीचे में जो फूलों का बगीचा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे और आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। यानी उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजना के फूलों की सब्जी, पकौड़े बहुत पसंद हैं, यानी पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केरल फूलों की सब्जी, केले के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में जो सहजना के फूल होते हैं उनके पकौड़े बनते हैं, सब्जी भी बनती है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें नोट करना है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की, केरल में केले के फूलों की, महाराष्ट्र में सहजना के फूलों की, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे अच्छा ये भी थोड़ा है, आप नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश का, यहाँ से पढ़ते हैं, क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। इत्र किससे बनता है? बहुत सारे फूलों से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र कहाँ पे बनता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, ठीक है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे होते हैं। यानी इत्र कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र के लिए मशहूर है। इत्र यहाँ का फेमस है, ठीक है। और ये इत्र कैसे बनता है? बहुत सारे फूलों से मिलकर बनता है। चलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। त्योहार और अवसर, ये खास फूल का नाम है। तो फूल की डेकोरेशन कब कैसे होती है? ये बनना दूल्हा बच्चों से पूछें कि उसके इलाके में बनने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हर इलाके में जैसे किसी को कुछ वो कहीं किसी नाम से जानते हैं, ये वही दिया। ये फूल दिए हुए हैं, फूलों से सजावट है। यहाँ पे कई प्रकार के फूल हैं। माला, गुलदस्ता, ये बनाने के लिए किन किन फूलों का यूज होता है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर समूहीकरण करने में मदद करें। समूहीकरण यानी वर्गीकरण, ठीक है। तो वो फूलों को कैसे वर्गीकरण करते हैं कि छोटे छोटे फूल हैं, कहीं एक एक रंग के फूल हैं तो एक साइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करना है। तो जैसे लाल कलर के बहुत सारे फूल हैं तो लाल लाल फूल अलग करते हैं, कहीं ये ऐसे पत्तियां अलग अलग हैं, ये बड़ी पत्तियां वाले हैं, ये छोटी पत्तियां वाले हैं। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करने के लिए उनको प्रेरित करना है। इससे बच्चों में वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 12 है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या है इसमें खास कि मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। तो आगे चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक बड़ा बदलाव, यहाँ पे देखते हैं बड़े बदलाव में क्या है कि बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। अच्छा, ये जब की बात है जब भारत और पाकिस्तान में झगड़ा हुआ था, तो ये सब वहाँ से इनको घर छोड़कर भागना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन याद रखना है पॉइंट है कि डेरा गाजी खान जो है वह कहाँ का, डेरा गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही नोट करने लायक है। ये लिखा हुआ है कि इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजी से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं, ठीक है। यानी बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के पहले बताना है कि अंग्रेजों से कैसे लड़ाई हुई थी, भारत की आज़ादी कैसे मिली थी, कैसे क्या हुआ था, ठीक है, बंटवारा कैसे हुआ था। हाँ, वो लोग घर छोड़कर वहाँ से गए। जब घर छोड़कर गए
तो यहाँ पे वो जब दूसरा घर बनाते हैं दूसरी जगह जा करके, तो वो कहते हैं हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। घर जब पूरा कंप्लीट होता है तो गोबर की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। मेन पॉइंट करने लायक ये है, पूरी कहानी बताने का कोई मतलब नहीं था। ये लोग वहाँ से चले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा और वो गांव छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये सोहना गांव में ज़मीन मिली थी उनको। यहाँ पे सोहना गांव में उनको ज़मीन मिलती है, तो ये सोहना गांव आ जाते हैं, सोहना गांव में ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सोहना गांव में जब रहते हैं, नया घर बनाते हैं, तो यहाँ पे जब ये घर बनाते हैं तो गोबर से लिपाई करते हैं। तो अम्मा कहती थी कि गोबर से लिपाई क्यों करते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ये कई बार ये बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, कहीं कहीं लोग कहेंगे कि नहीं इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे सफाई हो जाती है, स्वच्छ दिखने लगता है, खुरदुरा हो जाता है, खुरदुरापन खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन है कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो वो छत बनाते हैं, तो बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लड़कियां इस फ्रेम पर बिछा दी। यानी कि नीम और कीकर की लकड़ियों में क्या है, दीमक नहीं लगती है। ठीक है, अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया था। यानी कि नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगती है, और गोबर लीपने से क्या होता है, कीड़े, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक, हाँ, आगे यहाँ पे सोहना गांव हरियाणा में है। जो सोहना गांव वो लोग गए थे, भारत पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ था, तो वो अपना घर छोड़कर गए थे सोहना गांव में। तो सोहना गांव कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। तो सोहना गांव हरियाणा में है। बच्चे को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, आसपास मिलने वाली इन चीज़ों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ खास है नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे 13 है। तो इस चैप्टर में नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। तो यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें पानी के बारे में, जल के बारे में बच्चों को अवेयर करना है। तो पर्यावरण जल दिवस बता सकते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल को कैसे स्वच्छ रखते हैं इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। जल को स्वच्छ कैसे करना है, उबाल करके, क्लोरीन मिला करके, ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही दिया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने देख लिया था पहले भी। तो नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है बसवा का खेत। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता हूँ। मतलब जो ये बसवा है, बसवा एक व्यक्ति है, लड़का है। तो इसका जो ये कहाँ पे रहता है, कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता है। ठीक है, मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है, ये किसानी के बारे में बता रहा है। अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और ये भी उसी के मतलब अपने पापा के साथ प्याज की खेती में हाथ बटाते रहता है। इस वजह से यह स्कूल नहीं जा पाता। यहाँ पे मेन याद रखना है कि कर्नाटक के बेलबनिका गांव में रहता हूँ। यानी बेलबनिका गांव कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया है। अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने में किए गए कार्यों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों से नक्शा में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहें। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं। यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना, ये क्या है, ये नाम पाठ में तुम्हारे इलाके में इसको क्या बोलते हैं और इनका काम क्या है। ये 3 प्रकार के औजार दिए हुए हैं जो खेती के काम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसको हम रियल नाम जो है उसका नाम है कुरिगे। क्या इसका नाम है, लिख के लिए बता देती हूँ मैं। इसको अपन कुरिगे बोलते हैं। क्या, कुरिगे,
और जो अपने यहाँ बोलते हैं, तुम्हारे इलाके में यहाँ पे बताना है तो अपने इलाके में इसको हल बोलते हैं, ये हल है। ठीक है, और काम क्या है, बीज डालने का यंत्र है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट क्या है ये, इसका नाम है खूंटी। ठीक है, खूंटी। अपने यहाँ इसमें इसको कुदाल बोलते हैं, कुदाल। और इसका काम क्या है, मिट्टी को नरम करना, मिट्टी को नरम करना, खोदना। ठीक है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है, ये हंसिया टाइप में बना हुआ है, हंसिया ही अपने यहाँ बोलते हैं था शायद। तो इस यहाँ पे इलिगे बोलते हैं, इसका नाम जो है वो रियल नाम इलिगे है, लेकिन अपने यहाँ अपने इलाके में इसको नॉर्मल हंसिया बोलते हैं। सब्जी वब्जी के काटने में भी काम आता है ये। इसका काम क्या है, इसका काम है सब्जियां काटना, यानी प्याज कटेगी तो प्याज को जब सब्जी के लिए काटेंगे तो हंसिया से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर 15 है, मंडी से घर तक। तो मंडी से घर तक सब्जियों की जो मंडी लगती है उसके बारे में बच्चों को बताना है कि सब्जियाँ कैसी हैं, कौन सी सब्जी जल्दी ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है, और कौन सी देर तक होती है सब्जियों में, सब्जियाँ कुछ फल होती हैं, तो इनके बारे में बच्चों को बताना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। ठीक है, छांटते हैं इन पर। तो कुछ कच्ची सब्जी होती हैं, कुछ मतलब जल्दी ख़राब हो जाती हैं, कुछ देर से ख़राब होती, कई दिनों तक चल जाती हैं। जैसे आलू है तो आलू को काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन वहीं टमाटर की बात करें तो टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इन सब में बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों को बताना है। हाँ, यहाँ पे दिए हुए जल्दी ख़राब होने वाले फल और सब्जियाँ। तो जल्दी ख़राब होने वाले जैसे पालक है, जल्दी ख़राब हो जाती है, टमाटर, और कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले जैसे प्याज, आलू, इनको कुछ दिनों तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पे यही था इम्पोर्टेंट, और ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे केला वेला ये तौलने की बात हो रही है, किलोग्राम विलोग्राम की बात बच्चों को बता देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे इतना ही है, आज यहीं तक करते हैं। ये 15 चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल 16 करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा प्लीज़, यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।